हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जो स्टूडेंट आर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस या फिर स्टेट लेवल की कोई भी ऐसे एग्ज़ाम जिसमें जर्नल स्टडीज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्लास इक्वली सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड लास्ट में मैंने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस सेशन को, ठीक है, वरना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप मिस कर जाएंगे। तो देरी ना करते हुए आज की जो क्लास होगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड यहाँ पे आपको लगातार प्रैक्टिस सेशन कराए जाते हैं आपके जर्नल स्टडीज़ से रिलेटेड और आपकी हिंदी से रिलेटेड, तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो और बेटर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पूछा है कि आंध्र प्रदेश में जैन तीर्थकर वर्धमान यानी महावीर स्वामी जी के जो बचपन का नाम है उसको वो नाम है वर्धमान। जैसे महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जो महावीर स्वामी के पिताजी का भी नाम था, तो वही महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम है वो क्या है, वर्धमान है। और ये जैन धर्म के हैं, 24वें तीर्थकर। तो महावीर की सबसे ऊंची जो पत्थर की मूर्ति कहाँ स्थित है, जो हाल ही में अत्यधिक उत्खनन के कारण जमीन में धंसती हुई पाई गई है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो महावीर की सबसे ऊंची पत्थर की मूर्ति है जो उत्खनन के द्वारा क्या हो गई है, थोड़ा नीचे धंस गई है, वो कहाँ पे है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके अल्लूरू पड्डू, ठीक है, नागुनूरू, विशाखापत्तनम और चिंतापल्ले। वहाँ के नाम थोड़ा सा ऐसे ही होते हैं, तो हो सकता है मे भी आपको समझने में दिक्कत हो। आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नागुनूरू, ठीक है, नागुनूरू। यहाँ जो आपका पहला है ये आपका राइट आंसर है, सॉरी दूसरा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक बात याद रखिएगा कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, इनके कारण जैन धर्म में ज़्यादा प्रसिद्धि आई, क्योंकि जो पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, उसके बाद जो चौथे तीर्थकर आए महावीर स्वामी, इन्होंने भी गृह त्याग किया था, लेकिन अपने जो बड़े भाई हैं उनकी इजाज़त लेके, नंदिवर्धन की इजाज़त लेके इन्होंने गृह त्याग किया था। और इन्होंने भी तपस्या करी 12 वर्ष तक, उसके बाद भी इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो जैन धर्म है वो दो संप्रदायों में बटा हुआ था। एक तो था आपका श्वेतांबर और दूसरा क्या था आपका दिगंबर। श्वेतांबर मतलब क्या होता है कि जो श्वेत वस्त्र धारण किए होते हैं, यानी सफेद वस्त्र धारण किए होते हैं। वहीं दिगंबर की बात की जाए तो जो नग्न होते हैं, यानी वस्त्र नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक जो दिगंबर संप्रदाय है, जो क्या करता है, अपरिग्रह और तपस्वी जीवन शैली के लिए जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कायोत्सर्ग आसन की, तो जैन तीर्थंकरों में अक्सर ध्यान मग्न और कठोर जो मुद्रा दर्शाई जाती है उसको कहा जाता है, और यह वैराग, तपस्या और गहन ध्यान की स्थिति का प्रतीक होता है। तब देखिए महात्मा बुद्ध जी को भी आपने देखा था, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, मेडिटेशन यानी ध्यान करना, और ध्यान से सिद्धि मिलती है, और एक तरीके से ध्यान से अपना जो मन, जो 5 इंद्रियां हैं उन पे काबू पाया जाता है, ठीक है। ध्यान ही ऐसा मार्ग है, देखिए हमारा जो मन है वो चंचल होता है, ठीक है, हर जगह भटकता रहता है। तो उसको स्थिर रखने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा जो ध्यान है जहाँ हम लगाना चाहते हैं वहीं मतलब लगे, क्योंकि हम मन के हिसाब से ना चले, हमारे हिसाब से मन चले, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पूछा गया है कि सिक्किम ने राज्य पुलिस में अग्निवीर जवानों के लिए आरक्षण की घोषणा की है, यानी कितने % आरक्षण की घोषणा की है, 20%, 30%, 40% या फिर 50%। तो इसका आंसर देने की कोशिश करें। और यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 20%, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो पहला है 20%, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। और यहाँ पे बात करें तो आयु में छूट की बात करें तो 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट जो पूर्व सैन्य कर्मी हैं, जो पहले उसमें अपना जो जीवन है वो निछावर कर चुके हैं और वो क्या हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए, मतलब रिटायर हो गए। रिटायर के बाद अगर वो लोग कोई शॉप वगैरह खोलना चाहते हैं, कोई दुकान वगैरह खोलना चाहते हैं,
अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये क्या करते हैं, राज्य सरकार दुकानें आवंटित कराएगी। तो इससे उन लोग का क्या होगा, व्यवसाय भी चलेगा। देखिए कोई भी, जैसे वो सैन्य कर्मी हैं, अगर जॉब करने के बाद रिटायर हो जाते हैं और उनको कोई वर्क करना है, क्योंकि देखिए उनके पास पावर होती है और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होती है, तो वो शांति से तो घर पे बैठेंगे नहीं। उनको अगर कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ व्यवसाय करना है, तो राज्य जो सरकारें हैं उनको क्या करती है, दुकानें आवंटित कराती है ताकि वो कोई भी व्यवसाय कर सके, कोई भी बिजनेस वगैरह शुरू कर सके। ठीक है, जो लोग रुचि रखते, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपने हिसाब से अगर आपको रखना है शॉप, आपको बिजनेस कोई करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको राज्य सरकार मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर देश व्यापी ग्राम सभाओं को डैश 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 से संबोधित करेंगे। मधुबनी, दूसरा है गया, तीसरा है पटना और चौथा है आरा। तो इसमें से बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो यहाँ देखिए हमें हर प्रकार के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके आर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका क्या है, राइट होगा, यानी मधुबनी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाले 73वें संविधान संशोधन का 32वां वर्ष है। ठीक है, और मुख्य स्थल क्या है, लोहना उत्तर ग्राम पंचायत, झंझारपुर प्रखंड, मधुबनी जिला, बिहार। मधुबनी की पेंटिंग भी बहुत फेमस है, आपको पता होगा। ठीक है, मधुबनी बिहार का ही एक जगह है जहाँ पे वहाँ की पेंटिंग भी बहुत फेमस है, चावल वगैरह से बनाई जाती है, तो उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि महाकुंभ किस यूनेस्को सूची के अंतर्गत विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। आपके ऑप्शंस हैं, विश्व धरोहर स्थल, दूसरा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सूची, तीसरा है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची, चौथा है पवित्र नदियों की सूची और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पढ़िए और राइट आंसर देने की कोशिश करिए कि जो आपका महाकुंभ है, आपको पता है कि 2025 में जो महाकुंभ पड़ा है, तो इसमें से आपको बताना है कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है किसमें। ठीक है, आप जानते भी हैं कि महाकुंभ में इस बार थोड़ा सा जो मौनी अमावस्या है इसमें भगदड़ भी हो गई थी, तो यहाँ पे जो वहाँ पे सोने वाले लोग हैं उनको चोट लगी थी और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो काफ़ी, या मतलब सारी चीज़ें तो अच्छी, अब इतना ब्रॉड तरीके से कोई चीज़ होती है तो थोड़ा बहुत तो वो होता है, लेकिन गलती यहाँ पे किसकी थी भगवान जाने। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हम जानते हैं, वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची, ये आपका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए देखिए महाकुंभ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो हाल ही के हाईलाइट चीज़ें हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये एक केंद्र बिंदु रहा है, महाकुंभ है, तो इसकी वजह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण स्तर में सुधार के लिए राज्य के सभी आंगनवाड़ी में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, आंगनबाड़ी में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। ठीक है, पहले आप देखते थे कि आंगनबाड़ी में जो चीज़ें मिलती थी वो सभी के पास पहुंचती थी। ठीक है, लेकिन अब जो आंगनबाड़ी में जो चीज़ें मिलती हैं वो उतना अच्छे से वितरित नहीं हो पाती हैं, और ये थोड़ा सा वहाँ पे अंदरूनी रूप से चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी में बहुत, जैसे आपका हर सामान आता है, पहले तो बिस्किट वगैरह बहुत ज़्यादा आते थे। ठीक है, पहले मतलब आपको जो आटा का बनता नहीं है उसको खाया जाता था। ठीक है, जिसको हम पंजीरी बोलते थे पहले बचपन में, मतलब स्टार्टिंग में इसका नाम ऐसे ही होता था। अदरवाइज यहाँ पे जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, यहाँ पर प्राइमरी जो गवर्नमेंट स्कूल में 1 से जो 8 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ पे भी दोपहर का भोजन दिया जाता है, जिसे मिड डे मील कहते हैं, यानी मध्याह्न भोजन। तो यहाँ पे भी पौष्टिकता का ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके साथ साथ मतलब हर दिन जो आपका हफ्ते भर का, मतलब शनिवार तक का रूटीन है, उसमें हर डे चेंज होके बनेगा। कहीं आपका तहरी बनेगी, कहीं दाल चावल, कहीं दाल रोटी, कहीं सब्जी चावल सब्जी रोटी, ऐसे टाइप के खाने बनते हैं, और उसमें दूध भी इंक्लूड किया जाता है बुधवार को।
और अब तो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आया है। अब आपके जो मंडे है यानी सोमवार है उसमें आपको फल दिया जाता है बच्चों को। मतलब जैसे मान लो केला है तो एक एक केला सभी को वितरित हो जाता है। और अब तो और एक चीज़ आ गई, चिग्घी। अब चिग्घी आप जानते हैं कि नहीं जानते वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये भी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। तो पौष्टिकता का काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी केरल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है महाराष्ट्र, ठीक है, दूसरा है उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है, क्या बताना है कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पे आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। एंड बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में आपकी हिस्ट्री से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये हो कि आपको लगातार वीडियो मिले। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। प्लेलिस्ट में जाके अब तक जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कई बार ये होता है कि आने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा हमारा यूपी। ठीक है, क्या होगा, उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या पूछा है क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र और प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ईश्वरीय राजतंत्र की अवधारणा प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान उभरने लगी थी। ठीक है, दूसरा है, अधिकांश मामले में मुखिया अभी भी जनजातीय सभाओं द्वारा चुना जाता था। तीसरा है, प्रशासनिक कर्तव्यों को नियुक्त अधिकारियों द्वारा तेजी से क्या किया जाता था, निष्पादित किया जाता था। तो उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 कथन, मतलब सभी स्टेटमेंट सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन पहले पढ़िए और फिर आप राइट आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि राजतंत्र और प्रशासन के बारे में कौन से कथन सही है। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो जो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो ईश्वरीय राजतंत्र की अवधारणा प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान उभरने लगी थी। तो यहाँ पे केवल एक जो है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, ओनली 1, ऑप्शन ए। ठीक है, चल तो यहाँ भी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनजातीय सभाएं, सभा और समिति उत्तर वैदिक काल में निर्णय लेने में केंद्रीय बनी रही। ठीक है, दूसरा है, राजा की स्थिति वंशानुगत हो गई और राजसूय जैसे अनुष्ठानों ने उनके जो अधिकार उसको वैधता प्रदान की यानी वैलिडिटी प्रदान की। और तीसरा है, इस काल के दौरान एक आरंभिक, ठीक है, प्रारंभिक सेना और कर संग्रह प्रणाली विकसित हुई। तो उपरोक्त दिए गए जो कथन है उनमें से आपको सही बताना है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और मतलब एक और तीन, ठीक है, और ओनली 2, केवल 2 और 3। तो यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहली बात तो जो जनजातीय सभाएं, सभा और समिति उत्तर वैदिक काल में निर्णय लेने में केंद्रीय बनी रही, तो ये आपका गलत है।
वहीं राजा की स्थिति वंशानुगत हो गई और राजसूय जैसे अनुष्ठान ने उसके अधिकार में वैधता की, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे की, तो इस काल के दौरान एक प्रारंभिक सेना और कर संग्रह प्रणाली विकसित हुई। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आपके जो ऑप्शन सही होने चाहिए वो है 2 और 3, यानी ऑप्शन जो ई है वो आपका राइट आंसर है। 2 और 3 आपके सही आंसर हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये भी आपके उत्तर वैदिक काल से ही पूछा गया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने में बच्चों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन्होंने डिटेल के साथ इस चीज़ को नहीं पढ़ा है, तो उनको शायद दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर आपने डिटेल के साथ पूरा सिलेबस नहीं भी कंप्लीट किया है और अगर आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो भी आपके कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में सांस्कृतिक और दार्शनिक संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, गौत्र की संस्था को बहिर्विवाह प्रथाओं को लागू करने के लिए आरंभ किया गया था। वहीं आपका दूसरा है, वैदिक ग्रंथों में चर्चित आश्रम व्यवस्था में जीवन के 4 चरण सम्मिलित थे, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। और तीसरा है, इस काल का दार्शनिक ध्यान पूरी तरह से बाहरी कर्मकांडों पर केंद्रित रहा, आंतरिक आध्यात्मिक प्रश्नों पर नहीं। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपसे पूछा गया है। केवल 1, केवल 2 और 3, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कितने कथन सत्य है। तो उत्तर वैदिक काल में सांस्कृतिक और दार्शनिक संस्थानों के संबंध में आपसे पूछा गया है। प्रश्न पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश करिए। ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर जो आपका होगा कि उत्तर वैदिक काल में सांस्कृतिक और दार्शनिक संस्थानों के संबंध में कौन सा जो आपका कथन है वो सत्य है। तो गोत्र की संस्था को बहिर्विवाह प्रथाओं को लागू करने के लिए आरंभ किया गया था। वैदिक ग्रंथों में चर्चित आश्रम व्यवस्था के जीवन के 4 चरण सम्मिलित हैं, एक तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका केवल 2। ठीक है, ओनली जो 2 है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला है और तीसरा है ये गलत है, और जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये आपका क्या है, सही है। ठीक है। तो आपके जानते हैं कि आश्रम व्यवस्था में जीवन के 4 चरण सम्मिलित किए गए थे। एक तो ब्रह्मचर्य, ठीक है, और दूसरा है गृहस्थ मतलब घर पे, फिर वानप्रस्थ जंगल में जाके, फिर संन्यास मतलब सन्यासी बन के। इस तरह का जो जीवन था ये 4 चरणों में विभाजित था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका वैदिक धर्म में शूद्रों के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उनको आपको बताना है। स्टेटमेंट पहला है कि शूद्रों के लिए अनुष्ठानिक प्रदूषण और सामाजिक अक्षमता की अवधारणा उत्तर वैदिक काल के दौरान उभरी। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है वो है, शूद्रों को 3 उच्च वर्णों के साथ उपनयन संस्कार में सम्मिलित किया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या एक स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा, एक सेकेंड, ठीक है, वो आपका क्या होगा, ऑप्शन जो है आपका बी, यानी कथन पहला और कथन जो दूसरा है दोनों सही हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अच्छे से व्याख्यात नहीं कर रहे हैं। यानी देखिए स्टेटमेंट तो दोनों सही है। जैसे पहले स्टेटमेंट में क्या है कि शूद्रों के लिए अनुष्ठानिक प्रदूषण, ठीक है, और सामाजिक अक्षमता की अवधारणा उत्तर वैदिक काल के दौरान उभरी। वहीं अगर हम बात करें तो शूद्रों को 3 उच्च वर्णों के साथ उपनयन संस्कार में सम्मिलित किया गया था। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, लेकिन जो आपका मतलब व्याख्या है वो सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों को का बम्बई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया। आपके ऑप्शंस हैं चौथे, तीसरे, दूसरे या फिर पहले। तो किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बम्बई प्रेसिडेंसी में क्या हो गया, विलय हो गया, ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी तीसरे। ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। देखिए लाइक करने से मेरा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जो अदर बच्चे होते हैं उनको फ़ायदा होता है।
आप लाइक मतलब समझिए, अगर आप लाइक करेंगे तो ये जो क्लास है ये अदर बच्चों के पास भी जाएगी, तो इसलिए लाइक करना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बट लाइक आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर आपको ये क्लास सच में पसंद आ रही है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1775 और 1782 यानी 1782 के बीच हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके मिलान के थ्रू पूछे जाते हैं, जैसे दे दिया गया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऐसे ऐसे करके आपके दे दिया गया, बीच में और भी अफगान युद्ध आपका सम्मिलित कर दिया गया। तो ईयर आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। आपको ईयर भी याद रखना है, ठीक है, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बात करें तो अंग्रेज मराठों को हराने में असमर्थ रहे, ठीक है। अंग्रेज, देखो, मराठा काफ़ी बहादुर थे और अंग्रेज तो चालाक थे ही। तो यहाँ पे अंग्रेज मराठों को हराने में नाकामयाब रहे और साल बाई की संधि के साथ ही क्या हुआ, युद्ध समाप्त हो। जब जब क्या होता है कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं होता है, युद्ध होता रहता है, तो कई बार क्या होता है, संधि कर लेने से ही फायदा होता है, यानी ना तुम्हारा नुकसान ना हमारा नुकसान, तो दोनों आपस में डील कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, ठीक है। तो संधि के साथ क्या हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। अब वहीं बात करें दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध की, तो 1803 से 1805 के बीच हुआ है। तो देखिए, पहले का ईयर और दूसरे का ईयर याद रखिएगा। और यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच ही लड़ा गया था। तो यानी पहला भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच और दूसरा भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ। तो अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया। पहली बार तो क्या हुआ था कि अंग्रेज मराठाओं को नहीं हरा पाए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि संधि करनी पड़ी। लेकिन जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों ने युद्ध क्या कर लिया, जीत लिया, और मराठों को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र खोना पड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की, जो 1817 और 1819 के बीच हुआ। तो पहला 1775 से 1782 और वहीं दूसरा 1803 से और 1805 के बीच, वहीं तीसरा 1817 से 1819 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। अंग्रेज मराठा को हराने में सफल रहे और युद्ध का अंत मंदसौर की संधि के साथ हुआ। तो यहाँ पे अंग्रेज ने किनको हरा दिया, मराठाओं को हरा दिया, और युद्ध का जो परिणाम था वो क्या था कि मंदसौर की संधि हुई इनके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ, और दूसरी चीज़ इनका ईयर। तो तीनों आंग्ल मराठा युद्ध दिया हुआ है, एक साथ नोट कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पूछा गया है, एक सेकेंड, ठीक है। क्या पूछा गया है आपसे कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था, यानी जो गांधी इरविन समझौता था वो भारत के किस आंदोलन से संबंधित था। रॉलेट सत्याग्रह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर, पहली बात तो कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर किया कीजिए। यकीन मानिए जो मैं चीज़ आज बोल रही हूँ ये आपको परमानेंटली आपको जीत दिलाने में आपकी मदद करेगी। जब आप मेरे क्लास करने के साथ साथ अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी करते जाते हैं तो इससे आपको जो आपने किया है वो हमेशा याद रहेगा। जैसे एग्जाम्पल आप सोचो कि आप घर में कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, और पढ़ते पढ़ते आप उस चीज़ को लिख रहे हो, तो याद रखेंगे जो लिखी हुई चीज़ है ना वो कभी भूलता नहीं है कोई भी इंसान। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आप अदर बच्चों से और बेटर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं लेकिन जो क्वालिफाई होते हैं वो कुछ ही हो पाते हैं, वो वही हो पाते हैं जिन्होंने स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई है, अच्छे से प्रिपरेशन की है। तो उनमें से आप सभी भी हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अदर बच्चों से एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे ना तभी आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि दोबारा मौका है ये अपने आप को साबित करने का, तो इसमें बिल्कुल भी मत चूकिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दूसरा है ये आपका राइट आंसर होगा। तो गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय मतलब अवज्ञा आंदोलन से क्या था, रिलेटेड था।
इस समझौते में 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और जो लॉर्ड इरविन हैं उन्होंने क्या किया था, साइन किया था, यानी हस्ताक्षर किए थे। और लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। और गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अब उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहे थे उसको क्या कर दिया था, रोक दिया था, यानी स्थगित कर दिया था, और वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और गांधी इरविन समझौता किस ईयर में हुआ है, स्पेशली पहले तो ये होता था कि आपको 1931 दे देते थे, ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चे बता देते थे। अब क्या है, आपसे मंथ भी पूछा जाता है, किस मंथ को, मंथ का जो डेट है वो भी पूछी जाती है। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए पूरी डेट अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो समझौता है ये 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और जो लॉर्ड इरविन है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पहले उन्होंने क्या किया, साइन किया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। पंडिता रामाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, गायत्री देवी या फिर सरोजनी नायडू। तो यहाँ अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, ये आपका क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो वह लोकप्रिय रूप से आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती हैं। किस नाम से, दुर्गाबाई देशमुख किसके नाम से जानी जाती हैं, आयरन लेडी। तो उन्होंने मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का क्या किया, आयोजन किया और उन्हें कैद कर लिया गया। उन्हें कैद भी हो गई थी, ये भी याद रखेंगे। वह AMS यानी आंध्र महिला सभा संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण संगठनों की क्या थी, संस्थापक थी। और उन्होंने दो अन्य प्रमुख जो राष्ट्रवादी AK प्रकाशम और देशोद्धारक नागेश्वराय की मदद से मद्रास में क्या किया, आंदोलन शुरू किया। तो आयरन लेडी के नाम से यही जानी जाती हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं मौर्य, दूसरा है इंडो ग्रीक, तीसरा है गुप्त और चौथा है कुषाण। तो भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले जो राजा थे वो कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो वो थे आपके कुषाण, ठीक है। ऑप्शन जो 4 है ये आपका राइट आंसर है, क्या है आपके कुषाण। तो कुषाण सिक्के की अगर हम बात करें तो कुषाणों ने ज़्यादातर स्वर्ण सिक्के और कई तांबे के सिक्के जारी किए हैं जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बिहार तक पाए जाते हैं। तो सोने के साथ साथ तांबे के भी सिक्के उन्होंने जारी किए हैं। तो इतने जो फैक्ट हैं उनको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे भी पहले के भी क्वेश्चन जितने हमने बात किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की, आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा है लॉर्ड वेलेस्ली। तो द्वैध शासन प्रणाली आप सभी को मालूम होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो इनको तो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ अगर हम बात करें द्वैध शासन प्रणाली की तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या है, रॉबर्ट क्लाइव आपके राइट आंसर हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें इसके बारे में तो जो रॉबर्ट क्लाइव हैं 1757 से लेकर 1760 के दौरान और पुनः 1765 से 1767 के दौरान बंगाल का गवर्नर था। तो किस किस ईयर में वो बंगाल के गवर्नर थे वो आपको याद रखना है। उसने 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। तो प्लासी का युद्ध का ईयर भी आपसे पूछा जाता है 1757 में। तो प्लासी की युद्ध की जो
आपकी ईयर है और किसके किसके बीच हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कहते हैं कि दो ही लड़ाइयाँ हैं जिन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया, स्थिति ही बदल दी। एक तो आपके प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध को स्पेशली माना जाता है कि ये थोड़ा सा चेंजिंग मोमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो और थोड़ा सा फैक्ट जानने की कोशिश करें इसके बारे में, तो यहाँ पे याद रखेंगे उसने 1700 आपके 65 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की क्या की थी, शुरुआत की। ठीक है, और इसे 1772 तक जारी रखा था। बंगाल के प्रशासन को द्वैध शासन प्रणाली के परिणाम स्वरूप दीवानी और निजामत में विभाजित किया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता था, ब्रिटिश भारत का बाबर कहा जाता था। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश भारत का बाबर। वहीं अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने वैसे भी आपको बता दिया किस किस ईयर में वो बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, यहाँ पे प्लासी के युद्ध का ईयर भी याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी ईयर याद रखेंगे कि 1765 है वो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई और कब तक चला, 1772 तक। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें याद रखेंगे जो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आज की क्लास है ये यहीं पे मतलब होता है। आगे जाके जो आने वाले जो सेशन है उसमें हम अब हिंदी की क्लास करेंगे। हिंदी की क्लास भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आपके 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। और हिंदी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इजी आती है, बट ये है कि आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, विशेषण, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं शुद्ध वाक्य के लिए भी। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए अगर आप बुक्स वगैरह नहीं हैं और आप कहीं कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, जो पिछले वर्ष के कुछ प्रश्न हैं जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उनके साथ साथ उनके जो ऑप्शंस हैं उनको भी मतलब सॉल्व कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ऑटोमेटिक जो 60 नंबर आपके लाने चाहिए वो आप आराम से ला पाएंगे। हिंदी में ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से कुछ दे देंगे, हिंदी में उन्हीं चीज़ों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके थोड़ा सा रिपीट भी किया जाता है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हिंदी के अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके उसके क्वेश्चन के साथ साथ उनके ऑप्शंस को भी सॉल्व करो। जैसे मान लो पर्यायवाची किसी चीज़ का पूछा जा रहा है, उसका आपने राइट आंसर दिया, अब जो अन्य ऑप्शन लिखे हैं उनके भी पर्यायवाची ढूंढो। तो अगर इतना कर लोगे ना तो आपका आराम से हिंदी प्रिपेयर हो जाएगा, सॉरी, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्लास देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। मेरी लगातार कोशिश यही है कि मैं आपको अब जैसे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे भी धीरे धीरे आपको क्लास प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।